तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ एक बार फिर से कोशिका का अगला पार्ट, जो अगला सेशन होगा हमारा। और इसमें हम क्या देखने वाले हैं, हम इसमें देखने वाले हैं कोशिकांग और उनकी संरचना। अब मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल करा देता हूँ, हमने पार्ट वन में क्या देखा। तो हमने पार्ट वन में हमने कोशिका की जो परिभाषा देखी, पहले परिभाषा से स्टार्ट किया। फिर हमने कुछ वैज्ञानिकों के नाम याद किए थे, जैसे रॉबर्ट हुक हो गया और एंटोनी वन ल्यूवेनहॉक हो गए। इनको हमने याद किया, ठीक है। इसके बाद हमने देखा कि कोशिका सिद्धांत क्या होता है। और फिर हमने इसके आगे जो इसका प्रमुख बातें थी, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका में अंतर, उसको जाना। और इसके बाद हमने कुछ नोट किए और कुछ बातें नोट की, और जो प्रमुख बातें हैं, जो अपवाद हैं, उनको देखा कि किसमें केंद्रक पाया जाता है। जैसे आरबीसी की बात करें तो आरबीसी में जो होता है ह्यूमन की जो मैमल्स होते हैं, मतलब जो स्तनधारी होते हैं, उनकी आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। ऐसी कुछ प्रमुख बातों को हमने लास्ट में नोट किया। फिर हमने सेशन को वहाँ पे ख़त्म कर दिया था। हमने बोला था जो आगे की चर्चा होगी वो पार्ट सेकंड में होगी, तो हम पार्ट सेकंड लेकर आ गए हैं। अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज हम देखने वाले हैं कोशिकांग और उनकी संरचना। तो आप ध्यान से समझ सकते हैं, हम पूरे जितने भी कोशिकांग होंगे, जो आईएमपी कोशिकांग हैं, उनकी संरचना और उनके बारे में जो भी जानकारी है उनको एकत्रित करेंगे, ठीक है। उनको याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं कोशिका विज्ञान यानी साइटोलॉजी पढ़ रहे हैं हम। और कोशिकांग और उनकी संरचना आज का हमारा लेक्चर का जो है प्रमुख टाइटल है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं, हम पहला जो कोशिकांग है उसकी बात करते हैं। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं कहाँ से। कोशिका के सबसे बाहरी आवरण आपने जाना, हमने पहले लेक्चर में भी थोड़ा बहुत डिस्कस किया था कि ये कोशिका है। कोशिका के अंदर जो बाहरी झिल्ली होती है वो कोशिका झिल्ली होती है, और इसके बाहरी आवरण एक और आवरण पाया जाता है। सॉरी, थोड़ा सा गलत बन गया है। ये कोशिका मान लीजिए, इसके इसके ऊपर एक और बाहरी आवरण पाया जाता है जिसे बोलते हैं कोशिका भित्ति, है ना। तो ये अंदर वाली कोशिका झिल्ली है, ये अंदर वाली कोशिका झिल्ली है। और जो बाहर वाली है ये क्या है, ये भित्ति है। ये बाहर वाली, ये जो दिख रही है आपको, ये लेयर क्या है, ये लेयर है कोशिका भित्ति, ठीक है, सेल वॉल। तो ये कोशिका भित्ति हो गई, अंदर वाली कोशिका झिल्ली हो गई। हमने इतना जान लिया था कि कोशिका भित्ति जो है वो कोशिका का सबसे बाहर आवरण होता है। और हमने ये भी जाना था कि जो कोशिका भित्ति होती है वो पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है ना। और जो पादप कोशिका में है वो सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, ठीक है। तो हमने ये जान लिया था पिछले लेक्चर में। अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम इसके बारे में क्या देख रहे हैं, तो यह कोशिका का निर्जीव भाग होता है। निर्जीव भाग क्यों होता है, निर्जीव भाग इसलिए होता है क्योंकि ये कोशिका के बाहरी आवरण है। क्या है, बाहरी आवरण है। बाहरी आवरण क्या करता है, सुरक्षा देता है ना। तो सुरक्षा देने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जीवित जीवित जो आवरण कर देंगे, तो वो जीवित आवरण क्या होगा, कोशिका को क्षति पहुंचा सकता है, ठीक है। इसलिए इसको निर्जीव और ठोस बनाया है, ठीक है। इसको निर्जीव और ठोस बनाया है, तो ये निर्जीव भाग है। कोशिका का निर्जीव भाग मतलब इसका टूट फूट जाने से कोशिका को कोई उतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे ही जीवित भाग में आ जाते हैं तो वहां साइटोप्लाज्म मिल जाता है, ठीक है। मतलब जीवित भाग में हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते, लेकिन यदि हम बाह्य आवरण की बात करें तो इसमें जो बाह्य आवरण होगा ये बाहरी वातावरण से मिला जुला होता है, इसलिए इसको क्या किया, निर्जीव बना दिया। तो यह कोशिका का निर्जीव भाग होता है, ठीक है। अब हम खोज की बात करें तो खोज क्या है, खोज किन्होंने की, तो हमने देखा था इसकी खोज, हमने देखा था उसमें कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका, जो मृत कोशिका की उसकी खोज की थी। लेकिन यहाँ पे कोशिका भित्ति की भी खोज किसने की है, तो रॉबर्ट हुक ने की है, ठीक है। तो यदि खोज आपसे पूछ लिया जाता है तो आप बताएंगे रॉबर्ट हुक ने खोज की, किसकी, कोशिका भित्ति की। और एक और खोज कौन सी की, तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका निर्जीव कोशिका की खोज की थी, ठीक है। तो आप दोनों बातें याद रखेंगे रॉबर्ट हुक के परिप्रेक्ष्य में। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम प्रकृति। प्रकृति कैसी है इसकी, तो प्रकृति कैसी है, पारगम्य। मतलब इसकी प्रमुख विशेषता क्या है, पारगम्य है। पारगम्य का मतलब क्या होता है, तो पारगम्य का मतलब होता है कि चीजों को अंदर से बाहर स्थानांतरित कर रही है, मतलब बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के चीजों को अंदर बाहर आने जाने दे रही है, ठीक है। मतलब ये क्या है, ये कोशिका भित्ति है, इसमें छोटे छोटे छिद्र भी पाए जाते हैं जिससे कोशिकीय अणुओं का आदान प्रदान होता है। अब ये कोशिकीय अणु क्या होते हैं, जैसे कि H2O हो गया। H2O मतलब यदि कोशिका है तो उसको जल की आवश्यकता होगी, है ना। ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, क्योंकि कोशिका श्वसन करती है, तो श्वसन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। और जो दैनिक क्रियाएं हैं उसके लिए जल की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो इनका आदान प्रदान कैसे होगा, यदि ये कोशिका चारों तरफ से पैक होती, मतलब इसमें कोई भी
पारगम्यता नहीं होती तो ये क्या होती, ये चीजें अंदर बाहर जा सकती थी, नहीं जा सकती थी, इसीलिए कोशिका भित्ति को क्या बनाया, पारगम्य बनाया। ठीक है, तो याद रखिए इसकी प्रकृति होती है पारगम्य। तो ये भी क्लियर हो गया। अब हम इसके कार्य देखते हैं। तो कार्य क्या है, हमने देखा इसका कार्य क्या है, प्रमुख कार्य यही है कि कोशिका की संरचना को बनाए रखती है ना, कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है और कोशिका को सूखने से बचाती है। अब ये क्या है, तो सूखने से कैसे बचाती है, आपने देखा, हमने थोड़ा बहुत जाना था कि कोशिका के अंदर क्या होता है, कोशिका द्रव्य भरा होता है, यहाँ पे कोशिका द्रव्य भरा होता है, बीच में केंद्रक होता है, जो केंद्रक है वो कोशिका द्रव्य में तैरता रहता है। ठीक है, अब ये द्रव्य क्या होता है, ये वाष्पीकृत हो सकता है, तो वाष्पीकृत ना हो इसको रोकने के लिए इसमें एक लेयर बना दी जिसे बोलते हैं कोशिका भित्ति, है ना, ये मोटी लेयर बना दी तो इसे बोलते हैं कोशिका भित्ति। तो जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया है वो यहाँ से रुक जाती है। तो आप याद रखेंगे। तो इसका प्रमुख कार्य क्या है, तो कोशिका की संरचना बनाए रखना, मतलब कोशिका को स्ट्रक्चर दे रही है ये, और दूसरा है कोशिका को सूखने से बचाना, और कोशिका को जो है बाहरी आघातों से भी बचाती है ना। तो अब लिख सकते हैं, अपने कॉमन सेंस लगा के थोड़ा बहुत आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये कार्य होगा इसके। अब इसकी परतों की बात कर लेते हैं। अब ये परत, जो ये कोशिका भित्ति है, अब इसकी संरचना देखते हैं हम, इसकी आंतरिक संरचना किस प्रकार से बनी हुई है। तो इसमें देखते हैं हम, प्रमुख 3 परतें पाई जाती हैं। तीनों परतों के यहाँ नाम दिए हैं, प्राथमिक यानी प्राइमरी, द्वितीयक यानी सेकेंडरी, और तीसरी है मध्य पट्टिका। अब इनके बारे में भी हम थोड़ा थोड़ा जानते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए इसको थोड़ा हम अच्छे से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इतना बेसिक चीज हमको आनी चाहिए। एनसीईआरटी में भी दिया है लेकिन थोड़ी बड़ी क्लास में दिया है, लेकिन आपको इतना आना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन यदि टॉप लेवल के बन गए तो आपसे ये मतलब उसको सॉल्व करते हुए आना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ रहे हैं, तो चिंता मत कीजिए क्योंकि आपको ऐसा पढ़ाया जा रहा है कि आप मतलब एग्जाम का लेवल कितना ही हार्ड हो जाए आप पूरे क्वेश्चन करके आएंगे। ठीक है, तो अब हम इसको देखते हैं ध्यान से। आप सिर्फ पढ़ते जाइए, समझते जाइए चीजों को। अब प्राथमिक परत क्या होती है, ये सेल्यूलोज की बनी हुई होती है ना। तो याद रखेंगे ये प्राथमिक परत है वो सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, और जो द्वितीयक परत है वो लिग्निन व सुबेरिन की बनी हुई होती है। याद रखेंगे प्राथमिक परत सेल्यूलोज की, द्वितीयक किसकी बनी हुई होती है, लिग्निन व सुबेरिन की। ठीक है, अब मध्य पटलिका क्या होती है, तो मध्य पटलिका देख सकते हैं आप, यहाँ देखिए आप, यहाँ पे ये चित्र बना हुआ है तो यहाँ से आपको अच्छे से समझ में आएगा। जो ये बाहरी परत दिख रही है ये कौन सी है, प्राइमरी वॉल, मतलब प्राथमिक परत है। ये क्या है, प्राथमिक है। ठीक है, तो ये प्राथमिक है और ये द्वितीयक है, ये द्वितीयक। तो ये प्राइमरी हो गई, ये द्वितीयक हो गई। ठीक है, तो प्राइमरी परत ये देख रहे हैं सबसे बाहरी परत है, और द्वितीयक परत मतलब ये अंदर वाली। अब इसके बीच में क्या है, एक और परत है जिसे बोलते हैं मिडिल लैमेला, या फिर बोलते हैं मध्य पटलिका। इंग्लिश में बोलते हैं मिडिल लैमेला और हिंदी में बोलते हैं मध्य पटलिका। ठीक है, तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए, इंग्लिश हिंदी नाम है। ठीक है, अब ये क्या है, तो इसे प्लांट सीमेंट भी कहते हैं। प्लांट सीमेंट क्या होता है, प्लांट सीमेंट, अब सीमेंट का काम क्या है, यदि मैं आपसे पूछूं सीमेंट का काम क्या होता है, तो सीमेंट का काम आप बताएंगे कि जोड़ना होता है। जैसे कि एक ईंट से दूसरी ईंट को बीच में मतलब सीमेंट लगा के दोनों ईंटों को आपस में जोड़ते हैं, है ना, जिससे दीवार में मजबूती आती है। तो दीवार में मजबूती लाने के लिए सीमेंट का उपयोग किया जाता है, क्योंकि दो ईंटें हैं उनको आपस में जोड़ना जरूरी होता है, इसीलिए दीवार बनती है ना। तो ये क्या करती है, सीमेंट जोड़ती है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, ये क्या कार्य कर रही है, जोड़ने का कार्य कर रही है। किसको, ये प्राइमरी और सेकेंडरी वॉल को जोड़ने का कार्य कर रही है। ठीक है, जिसे बोलते हैं मिडिल लैमेला। आप देख सकते हैं या बीच में ये बीच में जो परत दिख रही है ये है मिडिल लैमेला। ठीक है, तो ये क्या कर रही है, इसका प्रमुख कार्य क्या है, तो ये प्लांट सीमेंट है और ये दोनों परतों को आपस में जोड़ने का कार्य कर रही है। ठीक है, ये कोशिका भित्ति की संरचना देख रहे हैं हम। यदि आपसे पूछ लिया जाता है तो आप इतना और याद रख सकते हैं कि इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और पैक्टेट मतलब पाया जाता है। ठीक है, तो इनको भी आप याद रख सकते हैं, बाकी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन यदि आप थोड़ा हाई लेवल का एग्जाम देखोगे, यदि साइंस उसमें पूछी जाती थोड़ा हाई लेवल का में, तो वहाँ पे आपसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ याद रख सकते हैं आप, कैल्शियम और मैग्नीशियम और पैक्टेट पाए जाते हैं इसमें सीमेंट का। ठीक है, ये सीमेंट किसकी बनी हुई होती है, कैल्शियम, मैग्नीशियम और पैक्टेट की। ठीक है, तो ये इसकी संरचना हो गई, आप देख सकते हैं इसको डिटेल में आपको ये स्लाइड प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला कोशिकांग देखते हैं। तो अगला कोशिकांग हम देखते हैं, अगला कोशिकांग क्या है। अभी अगले कोशिकांग से पहले हम कुछ देख लेते हैं, कोशिका भित्ति से ही रिलेटेड चीजें दी गई हैं। तो कोशिका भित्ति से रिलेटेड क्या बताया गया हमको, कोशिका भित्ति का रासायनिक संगठन। अब ये क्या है, केमिकल कंपोजिशन। अब ये क्या होता है, तो इसको हम ध्यान से देखते हैं। हमने पिछली वीडियो में भी देखा था, थोड़ा बहुत इसको जाना था कि जैसे हमने देखा था, पहले हमने कवक का देख लिया था, है ना, कवक का देख लिया था। कवक जो फंगी होती है उसकी जो कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति किस चीज की, किस प्लांट में या किस जीव में कोशिका भित्ति यदि पाई जाती है, और पाई जाती है तो किस चीज की पाई जाती है, तो वो बताया गया है। यदि हम शैवाल की बात करें तो शैवाल में सेल्यूलोज, गैलेक्टोज और मैग्नीन्स।
अभी ये सब क्या है, ये सब हम देखेंगे जब हम पढ़ेंगे जैव अणु। जैव अणु जब चैप्टर पढ़ेंगे उसमें आपको क्लियर डिटेल में हम पढ़ाया जाएगा आपको सेल्यूलोज, गैलेक्टोज, मैग्नीज ये सब क्या होते हैं। तो आप अभी नाम याद रख लें, आपको डिटेल में इनके बारे में भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और कैल्शियम कार्बोनेट, अब ये केमिस्ट्री में आप CaCO3 पढ़ते हैं, ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है। तो ये सब मिलकर क्या बनाती है, शैवाल की कोशिका भित्ति बनाते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं जीवाणु की। जीवाणु की हमने याद किया था पेप्टिडोग्लाइकॉन की, ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी हुई होती है, पिछली वीडियो में भी हमने याद किया था, रिकॉल कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कवक की। अब कवक की देखो तो कवक की भी हमने देखा था पिछली वीडियो में, क्या देखा था, कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी हुई होती है, ठीक है। तो फंगल, ये जो फंगी होती है इसकी जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी हुई होती है, ठीक है। तो इसे भी याद रखेंगे। हम पादप की भी, हमने पादप का भी देख लिया था, तो पादप की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, हमने इतना देखा था। लेकिन उसमें हेमी सेल्यूलोज भी हो सकता है। हेमी सेल्यूलोज क्या होता है, ये अर्ध सेल्यूलोज होता है। हेमी मतलब होता है अर्ध, ठीक है। तो हेमी सेल्यूलोज मतलब होता है अर्ध सेल्यूलोज, ठीक है। और पैक्टीन मतलब ये सब पदार्थ मिलकर भी एक कोशिका भित्ति का निर्माण कर सकते हैं, वो पादप की कोशिका भित्ति है, ठीक है। तो आप इनको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कोशिका झिल्ली के बारे में। अब कोशिका झिल्ली क्या होती है, हमने अभी देखा, बनाया था, ये कोशिका है। कोशिका का सबसे बाहरी आवरण हमने पढ़ लिया, जिसे बोलते हैं कोशिका भित्ति। अब कोशिका भित्ति के आंतरिक अंदर एक और आवरण होता है जिसे बोलते हैं कोशिका झिल्ली। अभी हमने देखा था जस्ट, ठीक है। तो वो क्या है, कोशिका झिल्ली है, जो कोशिका को अंदर से कवर किए हुए होती है, ठीक है। तो कोशिका झिल्ली क्या होती है, इसका अन्य नाम, यदि एक और नाम आ जाए तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। अन्य नाम क्या है, तो अन्य नाम है इसका प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है। तो याद रखेंगे, प्लाज्मा झिल्ली बोल दे, कोशिका झिल्ली बोल दे, ठीक है। तो ये क्या है, ये भी एक झिल्ली है, मतलब एक आवरण है, ठीक है। और इसकी खोज की बात करें, डिस्कवरी की बात करें, तो इसकी जो खोज की थी वो क्रेमर व नागेली ने की थी। ये साइंटिस्ट के नाम याद रखेंगे, क्रेमर व नागेली, ठीक है। यदि हम इसकी प्रकृति की बात करें, यदि जैसे हमने उसकी प्रकृति देखी, इसकी भी प्रकृति देखते हैं, तो इसकी प्रकृति कैसी होती है, तो इसकी प्रकृति होती है चयनात्मक पारगम्य, ठीक है। अब यहाँ चयनात्मक वर्ड लग गया, वहां पारगम्य तो हमने समझ लिया था कि चीजों को अंदर से बाहर जाने आने दे रही है, ठीक है। अब चयनात्मक क्या हुआ, तो चयनात्मक ऐसा है कि जैसे हम देखें कि कोशिका को, यदि मान लीजिए यहाँ जल, मान लीजिए यहाँ H2O है और कोशिका के अंदर पर्याप्त H2O है, ठीक है। लेकिन बाहर H2O की मात्रा है, जो H2O की मात्रा है वो बहुत अधिक है, ठीक है, यहाँ पे बहुत अधिक है। तो दबाव के कारण क्या होगा, यदि पारगम्य होगा तो ये H2O क्या होगा, अंदर ढकला जाएगा, ठीक है। तो अंदर की ओर H2O भरा जाएगा। तो जैसे ही भरा जाएगा तो जो कोशिका होगी वो फूल जाएगी और मतलब नष्ट भी हो सकती है, ठीक है। तो नष्ट हो सकती है। तो इसलिए क्या किया गया कि जो अंदर वाली झिल्ली हो गई, जो कोशिका झिल्ली हो गई, इसको क्या किया, इसको बना दिया चयनात्मक पारगम्य। चयनात्मक का अर्थ होता है चयन करके पारगम्य कराना चीजों को, ठीक है। मतलब चयन करके, भाई तुझे अंदर आने दे रहे हैं, नहीं आने दे रहे, वो मेरी मर्जी है, ठीक है। मतलब किसकी मर्जी है, उस कोशिका झिल्ली की मर्जी है, ठीक है। तो ये क्या हो गई, चयनात्मक पारगम्य हो गई। मतलब चीजों को, मतलब अपनी मर्जी के हिसाब से, मतलब जरूरत है तो अंदर आओ, जरूरत नहीं है तो मत आओ, ठीक है। मतलब पारगम्य नहीं, कोशिका भित्ति जैसे नहीं कि भाई जो आ जाए सब अंदर आते जाओ, ऐसा नहीं है। कुछ लोगों को ही हम अंदर आने देंगे, ठीक है। जैसे हमारा घर है, हम कुछ लोगों को ही अपने अंदर आने देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, चयनात्मक पारगम्य, मतलब चयन करके पारगम्य करना चीजों को, ठीक है। तो ये चयनात्मक पारगम्य, इसकी प्रकृति भी समझ में आ गई कि मतलब जो पदार्थ है, यदि पदार्थ की आवश्यकता है तो अंदर आने देंगे, यदि पदार्थ की आवश्यकता नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गई चयनात्मक पारगम्य। अब इसका संगठन देख लें। संगठन मतलब ये किस चीज की बनी हुई होती है, तो हम देखते हैं इसका संगठन, यह लिपोप्रोटीन की बनी हुई होती है। अब लिपोप्रोटीन क्या होता है, लिपोप्रोटीन होता है, ये होता है लिपिड प्लस प्रोटीन। क्या होता है, लिपिड प्लस प्रोटीन, दोनों को मिलाएंगे क्या बनेगा, लिपोप्रोटीन। शॉर्ट में से लिपोप्रोटीन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, दो पदार्थ हैं, लिपिड और प्रोटीन, ये बनी हुई होती है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, कोशिका झिल्ली जो है उसका संगठन बताइए, तो आप बता सकते हैं लिपोप्रोटीन या फिर लिपिड और प्रोटीन, ठीक है। तो ये हमने क्लियर कर लिया। यहाँ पे इसकी संरचना आप देख सकते हैं, इस प्रकार की इसकी संरचना होती है। इसमें दो प्रकार के जो हैं, इसकी दो प्रकार की इसकी संरचनाएं, जो बॉल जैसी संरचनाएं दिखती हैं, वो होती हैं हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफोबिक। ये हाइड्रोफोबिक है और ये क्या है, हाइड्रोफिलिक है। अभी हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक क्या है, हाइड्रोफोबिक होता है जो जल से मतलब दूर भागता है, और हाइड्रोफिलिक मतलब जल को आकर्षित करता है, ठीक है। तो ये दो संरचनाएं पाई जाती हैं कोशिका भित्ति में। तो आप इनको भी देख सकते हैं, ठीक है। याद करने वाली जैसी कोई चीज नहीं है, सिर्फ समझने वाली चीज है। तो ये जल को आने देती है, एक जल को नहीं आने देती, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम
अब हम देखते हैं प्लाज्मा झिल्ली। जैसे प्लाज्मा झिल्ली हमने खोज की, उसके बाद हमने प्लाज्मा झिल्ली के कुछ मॉडल दिए, मतलब वैज्ञानिकों ने कुछ मॉडल दिए, तो उन मॉडल को हम देखते हैं। तो मॉडल से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। प्लाज्मा झिल्ली के कुछ मॉडल्स हैं। जैसे पहला पहला कौन सा मॉडल है? पहला है तरल मोजेक मॉडल। अब ये क्या है तरल मोजेक मॉडल? अब हम इसे देखते हैं, इसको मतलब इसका प्रतिपादन किसने किया? तो इसका प्रतिपादक कौन है? सिंगर व निकोलसन। दो वैज्ञानिक है, सिंगर और निकोलसन। याद रखेंगे, सीधा ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, ठीक है, सिंगर व निकोलसन। तो याद रखेंगे, तरल मोजेक मॉडल दिया है सिंगर व निकोलसन ने। यदि हम तरल मोजेक मॉडल का वर्णन करते हैं, बाकी दो मॉडल हैं उनका सिर्फ वैज्ञानिकों के नाम याद रखने हैं, उनको कोई भी मतलब डिटेल में पढ़ने की इतनी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। हम ऊपर ऊपर से चीज़ों को देख रहे हैं, लेकिन गहराई में जा रहे हैं। जिस प्रकार का आपका एग्जाम है उससे थोड़ा ज़्यादा ही पढ़ेंगे, क्योंकि पेपर का लेवल कैसा भी आ जाए हम कवर कर लेंगे, ठीक है, चीज़ों को। तो हम देखते हैं तरल मोजेक मॉडल। अब ये क्या है? तो इसके प्रतिपादक हैं सिंगर व निकोलसन। वर्णन देखें तो लिपिड के समुद्र में प्रोटीन के बर्फ के टुकड़े तैर रहे हैं। अब ये आपको समझ में आ गया होगा, लिपिड के समुद्र में मतलब ये मान लीजिए एक थोड़ा सा हमने इसका प्लाज्मा झिल्ली का हमने ये थोड़ा सा हिस्सा ले लिया। अब हम देखते हैं ये प्लाज्मा झिल्ली है, और प्लाज्मा झिल्ली में क्या देखा हमने? हमने देखा कि यहाँ ये समुद्र मतलब क्या होता है? इसमें भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है? लिपिड। मतलब इसमें लिपिड बहुत सारा भरा हुआ है, ये लिपिड भरा हुआ है पूरा अंदर, ठीक है। और लिपिड के अंदर क्या है? प्रोटीन के बर्फ के टुकड़े। प्रोटीन को बर्फ से तुलना की गई है ना, प्रोटीन की बर्फ के टुकड़े से तुलना की गई है। तो यहाँ क्या है? प्रोटीन ऐसे तैर रहा है। ये क्या है? प्रोटीन है। तो ये प्रोटीन है, और ये पूरे कहाँ पे? ये लिपिड के समुद्र में तैर रहा है। लिपिड की तुलना किससे की गई है? समुद्र से। तो ये लिपिड की तुलना समुद्र से की गई है, और जो प्रोटीन है इसकी तुलना की गई है बर्फ के टुकड़े से, ठीक है। तो ये प्रोटीन है, ये तैर रहा है, ये तैर रहा है, ठीक है। तो हम इसको समझ सकते हैं, इसका वर्णन भी हमने समझ लिया। अब हम देखते हैं अगला मॉडल। अगला कौन सा है? सैंडविच मॉडल। अब सैंडविच मॉडल क्या है इसको समझने, इसको मतलब ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। हम इतना याद रखेंगे, सैंडविच मॉडल दिया, और किन्होंने दिया? तो हम देखेंगे डेवसन और डैनियली ने दिया, ठीक है। ये दो वैज्ञानिक हैं, डेट याद रखने की आवश्यकता नहीं है, केवल इतना याद रखिए डेवसन और डैनियली ने दिया, ठीक है। और तीसरा मॉडल इकाई झिल्ली मॉडल, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। अब ये किसने दिया? ये दिया रॉबर्टसन ने, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे, रॉबर्टसन ने। तो ये तीनों मॉडल हो गए अपने खत्म, ठीक है, समाप्त। तो इन्हें भी याद रखेंगे, क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम। आगे क्या है? अब हम हमारा अगला कोशिकांग आ गया है। अब अगला कोशिकांग क्या है भाई? अगला कोशिकांग है अपना मास्टर, जैसे हम मास्टर बोलते हैं। ये है केंद्रक, ठीक है। अब केंद्रक, केंद्रक क्या होता है? ये हम बोलते हैं कि कोशिका का दिमाग है, क्या ब्रेन है ये कोशिका का। तो इसका उपनाम क्या है? कोशिका का नियंत्रण केंद्र। ये इसका नाम क्या है? इसका नाम है कोशिका का नियंत्रण केंद्र, ठीक है। कंट्रोल सेंटर है ये पूरी कोशिका का, या फिर इसे बोल सकते हैं निर्देशक, डायरेक्टर, ठीक है। तो इसके दो तीन मतलब बहुत सारे नाम हैं, आप इसे सिर्फ इतना समझिए, पूरी कोशिका को कंट्रोल करता है। तो अब इसके बहुत सारे नाम बन सकते हैं, ठीक है। कोशिका का नियंत्रण केंद्र हो सकता है, निर्देशक हो सकता है, माइंड हो सकता है, ठीक है। तो आप लगाकर आ सकते हैं। तो ये पहला इसका उपनाम हो गए। अब हम खोज की बात करें तो खोज की है रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है। हमने देखा था पहले भी। तो इसकी खोज किसने की है? तो रॉबर्ट ब्राउन ने की है, ठीक है। और हमने ये देखा था रॉबर्ट ब्राउन ने कहाँ पे की थी? तो हमने देखा था ऑर्किड की जड़ों में की थी। ऑर्किड क्या है? एक प्रकार का पादप होता है ना। हमने ऑर्किड की जड़ों में इसकी खोज हुई थी, है ना। तो आप इतना भी रिकॉल करते जाइए, पिछली क्लास से रिलेट करते जाइए चीज़ों को। तो रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज की थी 1831 में, याद रख सकते हैं डेट, ठीक है। और यदि हम इसके अध्ययन की बात करें, अध्ययन क्या होता है? तो अध्ययन होता है कैरियोलॉजी, ठीक है। अब कैरियो शब्द जहां देखे, कैरियोकाइनेसिस देखे, कैरियोलॉजी मतलब केंद्रक से। जिस प्रकार हमने कोशिका को साइटो से रिलेट किया था, किस प्रकार? जिस प्रकार हमने कोशिका को साइटो से रिलेट किया था, वैसे ही कैरियो। तो कैरियो शब्द जहां भी दिखे, अब कैरियो शब्द समझ जाना, ये केंद्रक से रिलेटेड बात कर रहे हैं, बायोलॉजी में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कैरियो केंद्रक से रिलेटेड बात हो रही। तो जैसे कैरियोलॉजी हो गया, है ना, कैरियोकाइनेसिस हो गया, मतलब केंद्रक विभाजन हो गया। वो हम आगे विभाजन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल में, तो आप इतना रिलेट कर सकते हैं चीज़ों को। आगे देखते हैं इसकी संरचना की बात करें, इसके स्ट्रक्चर की बात करें, तो इसमें दोहरी झिल्ली युक्त को, ये क्या है? दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। अब दोहरी झिल्ली युक्त मतलब इसमें मतलब ये मान लीजिए केंद्रक है, ये केंद्रक है। केंद्रक में एक झिल्ली नहीं है, एक और झिल्ली है, मतलब दो दो झिल्ली से कवर है ये, ठीक है। तो इसे क्या बोला है? दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग। सिंपल सी बात थी। आगे देखते हैं केंद्रक द्रव्य। इसके अंदर क्या होता है? केंद्रक द्रव्य भरा होता है। जिस प्रकार कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य भरा होता है, उसी प्रकार ये खाली जगह देख रहा है, इसमें क्या है? इसमें केंद्रक द्रव्य भरा हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या है? तो पूरा ये केंद्रक द्रव्य से भरा हुआ है, पूरा फिल है, ठीक है।
और यदि हम देखें क्रोमेटिन जाला, क्रोमेटिन क्या होता है? क्रोमेटिन हमने देखा था कि केंद्रक के अंदर डीएनए पाया जाता है, हमने फर्स्ट क्लास में देखा था जो डीएनए होता है वो केंद्रक के अंदर पाया जाता है। थोड़ा बहुत हमने उस चीज के बारे में जाना था। तो ये केंद्रक क्या होता है? जब केंद्रक ऐसे संघनित संरचना बनाता है, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा बाइंड हो जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं क्रोमेटिन, ठीक है। और ये जाल जैसी संरचना बना लेता है, तो जाल जैसी संरचना बना लेता है, तो इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन जाल, ठीक है। तो ये डीएनए का, प्रमुख रूप से डीएनए का बना हुआ होता है, ठीक है। और इसके बीचों बीच एक और केंद्रिका पाई जाती है, एक और कोशिकांग, मतलब कोशिकांग के अंदर एक और कोशिकांग होता है, क्या? केंद्रिका, ठीक है। तो ये केंद्रक का सेंटर होता है, ये बीच में जो दिख रही है ये है केंद्रिका, ठीक है। तो इसे भी याद रखेंगे, केंद्रिका भी पाई जाती है इसके बीच में। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला देखते हैं तो हम आ जाते हैं अंतःप्रदव्य जालिका में, ईआर, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, इसे बोलते हैं इंग्लिश में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये क्या है? अंतःप्रदव्य जालिका। तो इसका उपनाम देखते हैं, पहले उपनाम से शुरुआत करते हैं, क्योंकि नाम से रिलेटेड क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। आप पीवाईक्यू उठाएंगे आपको पक्का मिल जाएगा, एक ना एक कोशिकांग का नाम पक्का मिल जाएगा कि इसका उपनाम या फिर इसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे कोशिका का कंकाल, इसका उपनाम क्या है? कोशिका का कंकाल, स्केलेटन ऑफ सेल, ठीक है, कोशिका का कंकाल, या फिर इसे बोलते हैं परिवहन चैनल। अब इसके कार्य के हिसाब से इसका नाम रखा गया है, ठीक है। जिस प्रकार केंद्रक को बोला था नियंत्रक केंद्र, तो वो उसके कार्य थे, उस हिसाब से उसका नाम रख दिया था। इसी प्रकार अंतःप्रदव्य जालिका के कार्य का हिसाब से, क्योंकि ये परिवहन करता है ना, जो कोशिका के छोटे छोटे जो अणु होते हैं उनका परिवहन करता है, जो कोशिका को जो जरूरत होती है उनका परिवहन करता है, प्रोटीन का परिवहन करता है ना, ऐसे बहुत सारे जो उसके कार्य हैं, उस हिसाब से इसका नाम क्या रख दिया? परिवहन चैनल। या कोशिका का कंकाल क्यों कहा? क्योंकि इसकी संरचना बहुत बड़ी है कोशिका में, है ना, ये कोशिका का कंकाल बनाता है अंदर। अब कंकाल क्या करता है? स्ट्रक्चर देता है। इसी प्रकार ये भी कोशिका के अंदर ऐसा लगता है कि कोशिका का कंकाल है, ठीक है। तो ये दो नाम हो गए। यदि हम स्थिति की बात करें तो स्थिति क्या है इसकी? केंद्रक झिल्ली से जुड़ा रहता है। अब ये देख सकते हैं आप, ये क्या है? यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा ये केंद्रक आधा है, यहाँ आधा बनाया गया है, ठीक है। ये पूरा इधर पे केंद्रक है, ये पूरा ऐसा केंद्रक है, और ये केंद्रक से ये जुड़ा हुआ है, क्या? ईआर, है ना। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या हुआ? ये केंद्रक से जुड़ा हुआ होता है। तो स्थिति कहाँ पे है? केंद्रक झिल्ली से जुड़ा रहता है, आप चित्र में देख सकते हैं। प्रकार क्या है? तो प्रकार इसके दो प्रकार है, प्रमुख दो ही प्रकार का होता है ये। तो ये दो प्रकार का कौन कौन से? एक होता है खुरदुरी अंतःप्रदव्य जालिका, एक होती है चिकनी अंतःप्रदव्य जालिका। अब इनके बारे में देखते हैं। रफ ईआर, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं रफ ईआर, और स्मूथ ईआर मतलब सॉफ्ट वाली, स्मूथ मतलब चिकनी होती है, ठीक है। तो हिंदी में चिकनी अंतःप्रदव्य जालिका, रफ मतलब होता है खुरदुरी, मतलब खुरदुरी अंतःप्रदव्य जालिका। तो इसे हम डिटेल में देखते हैं। पहला हम देखते हैं खुरदुरी वाली। तो इसमें क्या होता है? राइबोसोम उपस्थित होते हैं। अब इसे ऐसे याद रख सकते हैं, कैसे कि यदि ये ई आर है, मान लीजिए ये ई आर है, और इसमें यदि राइबोसोम लग जाएगा तो ये, मतलब राइबोसोम क्या होता है? डॉट 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 एक कोशिकांग पाया जाता है, जो बहुत सारे डॉट डॉट जैसे ये दिख रही है, राइबोसोम है। अब ये देखने में कैसी लग रही है? खुरदुरी लग रही है ना, हल्के से जब राइबोसोम इसमें चिपक जाएंगे तो ये कैसे लगेगी? खुरदुरी। तो इसे याद रख सकते हैं, इसमें क्या होता है? राइबोसोम उपस्थित होते हैं, किसमें? खुरदुरी वाली में, है ना। अब इसके कार्य देखते हैं। तो कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण। इसे कैसे याद रखेंगे? राइबोसोम जो होता है, राइबोसोम प्रोटीन से रिलेटेड कार्य करता है। तो राइबोसोम को किससे रिलेट कर सकते हैं? प्रोटीन से। मतलब जहां भी प्रोटीन का मतलब कार्य के उपलक्ष्य में यदि पूछा जाए तो राइबोसोम ऑप्शन में दिया तो पक्का राइबोसोम ही आ सकता है, ठीक है। मतलब 100% नहीं, लेकिन आ ही सकता है, 99% राइबोसोम होता है, ठीक है। तो राइबोसोम को यहाँ प्रोटीन से हम जोड़ सकते हैं। जब राइबोसोम डिटेल पढ़ेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा, उसे प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, तो आगे हम पढ़ेंगे। तो प्रोटीन संश्लेषण करता है, क्यों करता है? क्योंकि इसमें राइबोसोम लगे हुए होते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन संश्लेषण करता है। यदि हम चिकनी वाली की बात करें तो इसमें राइबोसोम अनुपस्थित होंगे। अब पता है अपन को कैसे कि राइबोसोम लगे हैं तो खुरदुरी होगी, और राइबोसोम नहीं है तो ये चिकनी होगी। ये दिख रहा है ना चिकनी, ये पीछे वाली क्या है? चिकनी है, स्मूथ यार ये दिया हुआ है, ठीक है। तो ये चिकनी वाली है और ये रफ वाली है। तो खुरदुरी अंतःप्रदव्य जालिका और चिकनी। अब इसमें क्या होता है? राइबोसोम अनुपस्थित होता है। कार्य क्या है? तो कार्य क्या है इसका? वसा संश्लेषण करना। अब राइबोसोम तो है नहीं कि प्रोटीन संश्लेषण करे, तो क्या करेगी? ये वसा संश्लेषण करेगी, ठीक है। तो ये लिपिड का सिंथेसिस करती है, लिपिड का संश्लेषण करती है और निरावशीकरण करती है। अब निरावशीकरण क्या है? मतलब कि जैसे मान लीजिए कोशिका के अंदर कोई ऐसा बाहरी तत्व आ गए जो कि मतलब विषैले हैं, ठीक है, विषैले तत्व आ चुके हैं, और कोशिका को नुकसान पहुंचा सकते हैं, मतलब कोशिका इससे क्षतिग्रस्त हो सकती है। तो क्या करेंगे? तो कौन कार्य करेगा? उसका निरावशीकरण कौन करेगा? चिकनी अंतःप्रदव्य जालिका। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं।
आगे है राइबोसोम। अब राइबोसोम की हमने अभी बात की, उसी के बारे में आ गया, तो हम राइबोसोम को पढ़ेंगे अब। ठीक है, राइबोसोम क्या होता है? तो राइबोसोम का उपनाम है कोशिका का इंजन। अब इंजन क्यों कहा है? इंजन इसलिए कहा क्योंकि इंजन के बिना पूरी गाड़ी क्या चल सकती है? नहीं चल सकती। इसीलिए राइबोसोम कार्य करता है, मतलब गति करता है यहाँ से वहां, मतलब प्रोटीन का संश्लेषण। प्रोटीन तो मेन फ्यूल है अपनी कोशिका का, है ना। तो प्रोटीन का जो बर्न करता है, जो सिंथेसिस करता है, वो कौन है? राइबोसोम है। तो कोशिका का इंजन कहा है इसे। ठीक है, प्रोटीन की फैक्ट्री कहा है। प्रोटीन की फैक्ट्री, क्योंकि प्रोटीन सबसे ज्यादा यही मिलेगा। ठीक है, तो प्रोटीन की फैक्ट्री हो गई, कोशिका का इंजन हो गया, इसके दो उपनाम हो गए। अब खोज की बात करें तो खोज किसने की? तो याद रखेंगे, खोज की है जॉर्ज पैलेट ने। तो जॉर्ज पैलेट ने इसकी खोज की है, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया? इसका नाम रख दिया पैलेट कण। ठीक है, तो याद रखेंगे, पैलेट ने, जॉर्ज पैलेट ने, वैज्ञानिक ने खोज की थी, इसलिए इसका नाम रख दिया पैलेट कण। ठीक है, अब इसकी संरचना देखते हैं। तो संरचना इसकी देखें तो आरएनए प्लस प्रोटीन से बना हुआ होता है। ठीक है, आरएनए प्लस प्रोटीन। आरएनए क्या है? तो आरएनए डीएनए जैसे ही एक और मतलब आनुवांशिक सामग्री होती है, इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी याद रखिए आरएनए और प्रोटीन। ठीक है, तो इसकी संरचना हो गई। अब हम इसके प्रकार देख लेते हैं। तो प्रकार में इसमें दो प्रकार, मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक होता है 70S और एक होता है 80S। ठीक है, जब हमने यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका में अंतर देखा था, तो हमने थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा था कि जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, और जो प्रोकैरियोटिक कोशिका, जो पुरानी कोशिकाएं होती हैं, उसमें 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम थोड़ा बहुत जान लिया था। अब हम देखते हैं इसके प्रकार में, इसको मतलब विस्तार से समझेंगे। अब जो 70S प्रकार का होता है, इसमें दो प्रमुख उप-इकाइयां पाई जाती हैं। तो वो उप-इकाइयां क्या हैं? एक होती है 50S और एक होती है 30S। ठीक है, आप इतना याद रखिए, जो 70S राइबोसोम होता है उसमें दो उप-इकाइयां पाई जाती हैं, एक होता है 50S और एक होता है 30S। ठीक है, अब इसके बारे में हम देखते हैं। आप ये चित्र में देख सकते हैं, ये ऊपर वाला जो दिख रहा होगा वो 50S दिख रहा है। ठीक है, और जो नीचे वाला है वो 30S है। ठीक है, ये पूरा इसकी संरचना है, राइबोसोम ऐसा दिखता है। ठीक है, और हम दूसरा देखते हैं 80S। अब 80S क्या होता है? तो 80S जो होता है यूकैरियोटिक कोशिका, मुख्यतः यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, और जो 70S होता है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में और माइटोकॉन्ड्रिया में। हमने देखा था कि जो 70S होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है ना। तो इसे भी हम देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के साथ साथ ये यूकैरियोटिक कोशिका में कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये जैसे बड़े कोशिकांगों में पाया जाता है ना। अब हम 80S को देख रहे थे, तो 80S जो होता है वो यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। उसकी संरचना ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये 80S होता है, इसकी जो उप-इकाइयां हैं वो है 60 मतलब 60S, और जो है 40S मतलब 40S। ठीक है, 60S और 40S। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये हो गया 60S ऊपर वाला, और नीचे वाला यहाँ गलत लिखा हुआ है, यहाँ आप सुधार लेंगे, यहाँ होगा 40S, और दोनों को मिलाकर क्या बनेगा? 80S। ठीक है, तो ये 80S हो गया, और ये हो गया क्या अपना? ये हो गया 70S। ठीक है, तो अब हम इसका अगला नोट देखते हैं। तो Mg++ आयन उप इकाइयों को जोड़ता है। अब ये भी नोट करने वाली बात है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। अब ये बीच में आपको जो दिख रहा है ये हो गया मैग्नीशियम आयन। अब मैग्नीशियम जहां प्लस होगा वो आयन होता है, माइनस होगा, Cl- होगा वो भी एक आयन होगा, Mg++ होगा वो भी आयन होगा, Na+ होगा वो भी एक आयन होगा। जहां प्लस माइनस चार्ज हो जाता है वो आयन कहलाता है। ठीक है, तो ये Mg आयन है। मैग्नीशियम आयन क्या करता है? तो इन दोनों उप इकाइयों को जोड़कर रखता है। ठीक है, ये बीच में दिख रहा है, जोड़ के रखा है। ऐसे ही यहाँ पे भी मैग्नीशियम आयन ने दोनों उप इकाइयों को जोड़कर रखा है आपस में। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम। अगला कोशिकांग है गोल्जी का, है गोल्जी बॉडी। अब ये क्या होता है? तो इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसकी खोज देखते हैं पहले। खोज किसने की है? तो खोज की है कैमिलो गोल्जी ने। ठीक है, याद रखेंगे खोज किसने की है? कैमिलो गोल्जी ने। नाम से ही आपको याद हो जाएगा, गोल्जिका की खोज कैमिलो गोल्जी ने की है। उपनाम देख लेते हैं। तो कोशिका का डाकिया कहते हैं इसे। ठीक है, या ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। ठीक है, इतना और याद रखेंगे। उपनाम जरूर याद रखिएगा हर कोशिकांगों के। इसलिए मैं आपको एक पैटर्न में पढ़ा रहा हूँ ताकि चीजें आपको याद रखें, है ना। कुछ भी नहीं पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ एक पैटर्न में चल रहे हैं हम, है ना। पहले खोजकर्ता देखते हैं, फिर उसके उपनाम देखते हैं, उसके कार्य देखते हैं, है ना, संरचना देखते हैं। तो इस प्रकार से हम पूरा एक पैटर्न में पढ़ा रहे हैं, क्योंकि दिमाग में पैटर्न जल्दी फिक्स होता है ना। चीजें पैटर्न में ज्यादा जल्दी याद होती हैं और ज्यादा समय तक याद रहती हैं। तो आप भी ऐसे ही याद करिएगा। तो इसके उपनाम क्या है? तो कोशिका का डाकिया है, ट्रैफिक पुलिस है। अब इसके कार्य देखते हैं। तो कार्य क्या है? कार्य इसका स्त्रावण का है ना, पैकेजिंग का है, ग्लाइकोप्रोटीन व ग्लाइकोलिपिड का निर्माण करता है। ये याद रखेंगे, है ना, ग्लाइकोप्रोटीन व ग्लाइकोलिपिड। अब ये क्या होते हैं? तो ये हमने बताया अभी आपको कि जैव अणु जो चैप्टर होगा उसमें हम इसको कवर करेंगे। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इतना और याद रखिए, इनके कार्य समझ में आ गए। स्त्रावण, पैकेजिंग, ग्लाइकोप्रोटीन व ग्लाइकोलिपिड का निर्माण करता है। संरचना देखते हैं। तो संरचना आप देख सकते हैं, ये चित्र बना हुआ है,
ये पूरा चित्र बना हुआ है और चित्र में आपको दिख रहा होगा ये नलिका हो गई, ये पुटिकाएं हो गई, ये पूरा जो जो गोल गोल दिख रही है क्या है, पुटिकाएं हैं, ये सिस्टर्नी है ना। तो ये सब आपको ऊपर ऊपर अभी देखना है, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो कोई मतलब नहीं है। चीज़ों को जितना पूछा जाता है एग्जाम ओरिएंटेड उतनी चीज़ें हम कवर करेंगे, ठीक है। तो आप इतना याद रखिए बस, कॉलेजी काय में इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं अगले कोशिकांग की तरफ। अगला कोशिकांग कौन सा है, तो अगला कोशिकांग है लाइसोसोम। अब लाइसोसोम क्या होता है, तो लाइसोसोम के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे क्या है। इसकी खोज देखते हैं पहले, खोज किसने की है, तो डी डूवे ने की है। साइंटिस्ट का नाम याद रखेंगे, है ना, यूनिक सा है डी डूवे, ठीक है। तो इसका नाम याद रखेंगे इनका। और उपनाम देख लें तो आत्मघाती थैली, आत्मघाती थैली कहते हैं। अब आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं, एटम बॉम्ब क्यों कहते हैं, तो हम आगे इसके कार्यों में पता चल जाएगा आपको, ठीक है। विशेषता देखते हैं, इसमें जल अपघटनी एंजाइम पाए जाते हैं। क्या होता है इसमें, जल अपघटनी एंजाइम, हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं। अब ये क्या कार्य करते हैं, इसीलिए इसे आत्मघाती थैली कहते हैं। ये एंजाइम क्या करते हैं, ये एंजाइम ऐसे होते हैं कि ये मतलब एक टाइप से ये इस प्रकार से बना हुआ है कि जैसे ही कोशिका के अंदर ऐसा कोई अन्य पदार्थ देखता है, तो अपशिष्ट टाइप का जो पदार्थ हो गया उसका जो पाचन कौन करेगा, वो करेगा लाइसोसोम। और जब ये अनियंत्रित हो जाता है तो ये स्वयं की कोशिका का पाचन कर देता है ना। मतलब ऐसा कि जैसे ही ये अनियंत्रित होता है तो ये फट जाता है। क्या होता है, फट जाता है, एटम बॉम्ब है, फट जाता है और स्वयं की जो कोशिका में, जिस कोशिका में पाया जाएगा उसका संपूर्ण कोशिका का पाचन करने लगेगा, ठीक है। और किस लिए पाचन करता है, क्योंकि इसमें एंजाइम पाए जाते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं ना। तो इस प्रकार से ये पाचन करता है, इसलिए इसे आत्मघाती थैली या एटम बॉम्ब कहते हैं। इसका पीएच देखते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम का, तो ये अम्लीय होता है ना, एसिडिक होता है, इसलिए पाचन करता है। अम्लीय चीज जो पाचन करती है वो अम्लीय होता है ना। तो ये 4 से 5 इसका पीएच मान होता है, जो कि अम्लीय एसिडिक होता है। तो इसे याद रखेंगे। प्रकार देखेंगे तो प्रकार इतना याद रखिए, इसमें प्राथमिक, द्वितीयक और अवशिष्ट स्वभक्षी ये प्रकार होते हैं। प्राथमिक होता है एक, द्वितीयक होता है, अवशिष्ट होता है और स्वभक्षी होता है, ठीक है। उसके कार्य नहीं पूछा जाएगा कभी, तो आप सिर्फ इतना याद रखिए, प्राथमिक, द्वितीयक, अवशिष्ट और स्वभक्षी प्रकार के होते हैं, ठीक है। और ये मतलब इसकी ग्रोथ के हिसाब से है, जिस प्रकार ये परिपक्व होते जाता है उस प्रकार, जैसे प्राथमिक छोटा है तो प्राथमिक, थोड़ा उससे डेवलप हुआ तो द्वितीयक, और डेवलप हुआ तो अवशिष्ट में आ जाएगा, अवशिष्ट के बाद स्वभक्षी, मतलब कि लास्ट स्टेज आ जाएगी इसके स्वभक्षण की, ठीक है। तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये इसका चित्र बना हुआ है, ये लाइसोसोम है, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं, ये क्या है, आत्मघाती थैली है, ठीक है। चित्र भी साथ साथ आप देखते जाइएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। अब ये क्या होता है, आपने बहुत बार जब कोशिका का नाम आता है तो माइटोकॉन्ड्रिया एक प्रमुख कोशिकांग उसमें बन जाता है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम देख रहे हैं, तो इसका उपनाम है कोशिका का शक्ति ग्रह। अब पावर हाउस क्यों कहते हैं इसे, तो पावर हाउस क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा था थोड़ा बहुत इसके लेक्चर 1 में कि ये क्या करता है, कोशिकीय श्वसन करता है ना। जैसे ही कोशिकीय श्वसन करता है तो ये क्या करता है, एटीपी के रूप में ऊर्जा विमुक्त करता है। क्या करता है, ऊर्जा विमुक्त करता है, जो ऊर्जा संपूर्ण कोशिकांग या संपूर्ण जो जीव को जीवान्वित या फिर गतिशील बनाए रखती है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये ऊर्जा प्रदान करता है एटीपी के रूप में। तो इसीलिए इसे कहते हैं कोशिका का शक्ति ग्रह या पावर हाउस। अब हम इसकी खोज की बात करें तो खोज का इतिहास अब देख लेते हैं। आपने हमेशा देखा होगा कि हमेशा यदि आप पूरा कोशिका चैप्टर पढ़ लेते हैं, लेकिन आपको इसी में कंफ्यूजन होता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज है, कोलिकर ने की है, अल्टमान ने की है, बेंडा ने की है। मतलब इन नामों के पीछे आप घूमते रहते हो, या इधर से उधर, है ना, लेकिन आप क्लियर नहीं हो पाता है। तो आज हम इसको क्लियर करके जाएंगे। इनके नाम में जो तीनों साइंटिस्ट हैं, इनके नाम बार बार आते हैं, आपको ऑब्जेक्टिव में भी दिख जाते हैं। तो अब आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे और आप बिल्कुल सटीक आंसर लगाकर आएंगे। कैसे, यदि हम देखें कोलिकर। अब कोलिकर क्या है, तो कोलिकर ने 1880 में कीट की रेखित पेशी में देखा, किसको देखा, माइटोकॉन्ड्रिया को देखा, ठीक है। तो फर्स्ट में किसने देखा, तो कोलिकर ने, ठीक है। तो कोलिकर ने कीट की रेखित पेशियों में इसकी खोज कर दी, ठीक है। अब अल्टमान जी आए। अब जब अल्टमान आए तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने नाम दे दिया किसका, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या नाम दिया, बायोब्लास्ट। अब आपसे पूछ लिया जाएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया का नाम बायोब्लास्ट किसने दिया, तो आप बताएंगे किसने, अल्टमान ने दिया, ठीक है। तो ये हो गया, अल्टमान भी फिक्स हो गए। अब हम आते हैं बेंडा, ठीक है। तो बेंडा का नाम क्यों आता है, तो इन्होंने नाम दिया है इसका माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया, तो आपसे पूछ लिया जाता है तो आप बताएंगे बेंडा ने दिया है। अब आपको क्लियर हो गया होगा। खोज की बात करें तो केलिकर ने की है, बायोब्लास्ट नाम दिया तो अल्टमान ने दिया है, माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया तो बेंडा ने दिया है, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया होगा। आपने अभी तक पढ़ा होगा
लेकिन आपको मतलब इतना ऐसा डिटेल में और ऐसे मतलब जो कंफ्यूजिंग फैक्ट होते हैं उनको क्लियर कराते बहुत कम लोग ऐसा करते हैं, ठीक है। तो हम साथ साथ सब कुछ क्लियर करते चल रहे हैं, आप बस बने रहिए। तो ये इसको चित्र के रूप में भी आपको समझा दिया ताकि आपके दिमाग में एक माइंड मैप बन जाए, जिससे चीज़ों को आप नाम को याद रख सकें, ठीक है। तो इनको भी आप देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं अब संरचना व कार्य किसकी, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ रहे हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है इसलिए थोड़ा इसको डिटेल में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो संरचना व कार्य देखते हैं। तो संरचना क्या होते हैं, ऊर्जा 36 एटीपी बनाते हैं, ठीक है। अब ये 36 या 36 एटीपी क्यों बनाते हैं, तो आपने 36 एटीपी ही क्यों, मतलब आपने देखा होगा कि यदि हम एटीपी की बात करें तो आपने हमेशा देखा होगा 38 एटीपी बनती है, ठीक है। अब यहाँ पे तो 36 लिखा है, तो 36 क्यों लिखा है, ये गलत है क्या, नहीं गलत नहीं है, ये सही लिखा हुआ है। कैसे, तो हम चीज़ों को क्लियर कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं। देखिए जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें 36 एटीपी ही बनते हैं, है ना। आपको नहीं लगाना है 38 में, आपको लगाना है 36 में। क्यों, क्योंकि जो 36 लेकिन आपने तो पढ़ा 38, तो 38 कब होंगे, जब ये 36 एटीपी बनेगा उसके बाद क्या होता है, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य में 2 एटीपी बनते हैं। 2 एटीपी कहाँ बनते हैं, तो वो बनते हैं कोशिका द्रव में। अभी कितने हो गए, 36 + 2 कितने हो गए, 38 हो गए। तो 2 एटीपी कहाँ बनते हैं, तो ये कोशिका द्रव्य में बनते हैं, और जो 36 एटीपी होते हैं वो बनते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। तो आप इसको याद रखेंगे तो आपका ये कंफ्यूजन भी क्लियर हो गया। अब ऊर्जा के रूप में संचित रहती है, ठीक है, ये लाइन हो गई है। अब अर्धस्वायत्त कोशिकांग होता है, ये क्या होता है, अर्धस्वायत्त मतलब कि होता है सेमी ऑटोनोमस। अब ये क्या चीज है, तो इसको हम देखते हैं। इसे अर्धस्वायत्त कोशिकांग क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये कोशिकांग जो होता है वो दोहरी झिल्ली युक्त भी होता है, और साथ साथ इसके अंदर स्वयं का आरएनए या डीएनए पाया जाता है ना, आरएनए डीएनए पाया जाता है, इसका आरएनए और डीएनए स्वयं का होता है। और हमने अभी देखा था इसमें क्या होते हैं, राइबोसोम भी पाए जाते हैं। तो ये क्या हो गए, जब कोशिकांग के अंदर भी कोशिकांग दिख रहे हैं, तो ये क्या हो गया, अर्धस्वायत्त मतलब आधा स्वायत्त, आधा स्वयं की मर्जी से चलने वाला कोशिकांग है ये, ठीक है। तो इसीलिए इसे क्या कहा, अर्धस्वायत्त, क्योंकि इसमें कुछ कुछ बाकी जो कोशिकांग है उनमें ऐसे इतने कोशिकांग नहीं पाए जाएंगे, या मतलब बिल्कुल ही नहीं पाए जाते हैं। जैसे इसमें राइबोसोम पाया जाता है ना। अब एक और आप कोशिकांग देखोगे तो क्लोरोप्लास्ट, उसमें राइबोसोम पाया जाता है ना। लेकिन इसमें स्वयं का आरएनए और डीएनए पाया जाता है जो किसी कोशिकांग में नहीं मिलता, इसलिए क्या बोलते हैं इसे, अर्धस्वायत्त कोशिकांग, ठीक है, सेमी ऑटोनोमस। अब इसकी संरचना देखते हैं। तो संरचना कैसी है इसकी, दोहरी झिल्ली युक्त होता है। ये कोशिकांग कैसा होता है, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। और इसके अंदर एक क्रिस्टी संरचना, जो भीतरी झिल्ली के वलन को क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। ये जो दिख रही है आपको ये जो संरचना दिख रही है ये क्या है, क्रिस्टी है। ये संरचना क्या है, क्रिस्टी है। अब F1 कण जिस पर एटीपी बनते हैं, तो अब आपसे पूछ लिया जाएगा एटीपी किस कण में बनते हैं, तो आप बताएंगे F1 कण। और F1 कण कहाँ पाया जाता है, तो ये बनता है कहाँ पे, ये बनता है माइटोकॉन्ड्रिया में, इसमें होता है F1 कण, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है। इसकी संरचना भी है बाहरी झिल्ली, भीतरी झिल्ली। जो ये भीतरी झिल्ली है, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है, तो इसमें डबल मेम्ब्रेन होगी, तो ये भीतरी झिल्ली है, ठीक है। और जो क्रिस्टी क्या है, क्रिस्टी क्या है, अंदर की ओर उभार, यह संरचना जो दिख रही है अंदर की ओर उभार वाली, इसे बोलते हैं क्रिस्टी, ठीक है। ये भी आपको क्लियर हो गया है, डायग्राम भी आपको समझा दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम रिक्तिका। अब रिक्तिका के बारे में पढ़ते हैं। तो रिक्तिका क्या है, तो रिक्तिका आपने देखा होगा जंतु कोशिका, पादप कोशिका में, ये मतलब जैसे हम पादप कोशिका देखते हैं तो पादप कोशिका में एक बड़ी संरचना पाई जाती है ना, बड़ी संरचना। इसमें आप देख सकते हैं ये पादप कोशिका का डायग्राम बना हुआ है, और इसके अंदर जो ये बड़ी संरचना दिख रही है ये क्या है, ये है रिक्तिका, ठीक है। तो रिक्तिका क्या है, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। तो रिक्तिका की जो बाहरी परत होती है, ये बाहरी मेम्ब्रेन, ये क्या होती है, तो ये होती है टोनोप्लास्ट, ठीक है। तो याद रखेंगे ये बाहरी परत क्या है, तो ये है टोनोप्लास्ट, सीधा सीधा नाम आ जाता है ऑब्जेक्टिव में, तो याद रखेंगे टोनोप्लास्ट। और कार्य देखते हैं, तो कार्य क्या है इसके, तो कार्य क्या है, जल रस उत्सर्जी पदार्थ का संग्रहण। अब ये बहुत बड़ी जगह है, खाली जगह है, तो ये क्या करेगी, ये करेगी जल रस का उत्सर्जन या फिर पदार्थों का संग्रहण, ठीक है। जल का संग्रहण करेगा, है ना, और जो आयन होते हैं उनका संग्रहण करेगी। तो ये सब क्या है, इसके कार्य हो गए। और स्फीति देना, स्फीति मतलब कि जैसे कोशिका में बाहरी दबाव पड़ेगा, जैसे ही कोशिका में बाहरी दबाव पड़ेगा तो कोशिका क्या होगी, पिचकेगी, मतलब अंदर की ओर
संकुचित होगी। जब ये संकुचित होगी, संकुचित होने के लिए अंदर कुछ हवा या फिर अंदर कुछ ऐसी संरचना, खाली संरचना होना आवश्यक है। यदि ये पूरी फिल होगी, ये पूरी भरी होगी, तो कोशिका के जो बाहरी परत है वो फट सकती है और कोशिका के जो आंतरिक पदार्थ है वो बाहर की ओर गिर सकता है। इसीलिए अंदर अंदर शॉक एब्जॉर्बर के तरह ये कार्य करती है। तो ये क्या है, रिक्तिका है। ये क्या करती है, ये अंदर की ओर जो भी इसमें स्फीति जो भी आती है वो क्या करती है, ये अब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, तो ये इसे क्या, स्फीति देना भी इसका कार्य है। मतलब जैसे ही बाहर से दबाव मिले तो ये अंदर थोड़ी सी संकुचित हो जाएगी, है ना, और फिर फैल जाएगी। तो ये इसके कार्य हैं। अब इसकी विशेषता देखते हैं। तो विशेषता क्या है, अब विशेषता में देखते हैं। हमने जैसे देखा पादप में ये बड़ी पाई जाती है और जंतु में छोटी। आपको पादप कोशिका में ये बहुत बड़ी और स्पष्ट दिखाई देगी, लेकिन जंतु कोशिका में, यदि हम जंतु कोशिका की बात करें तो ये छोटी होगी, है ना, छोटी होगी। तो ये पहली लाइन हो गई। और दूसरी लाइन क्या है, इसमें एंथ्रोसाइनिन जो वर्णक पाया जाता है, जिस कारण से इसका रंग क्या होता है, जामुनी। अब एंथ्रोसाइनिन क्या है, ये एक प्रकार का पिगमेंट होता है, मतलब वर्णक होता है जो कि रंग प्रदान करता है चीजों में। जैसे क्लोरोफिल हो गया, वो भी एक प्रकार का वर्णक है। ठीक है, तो ये सब वर्णक होते हैं। जैसे एंथ्रोसाइनिन क्या होता है, ये जामुनी रंग का होता है। क्लोरोफिल क्या होता है, हरा रंग का होता है। इसी प्रकार एंथ्रोसाइनिन वर्णक पाया जाता है। ये आपको दिख रहा होगा पर्पल कलर, जो जामुनी कलर है, ये इसी वर्णक के कारण पाया जाता है। ठीक है, तो ये वर्णक एंथ्रोसाइनिन जामुनी रंग का होता है। अमीबा में ये संकुचनशील होती, रिक्तिका संकुचनशील होती है। मतलब अभी अमीबा क्या होता है, अमीबा एक कोश के जीव होता है। आपने थोड़ा बहुत यदि साइंस से पढ़ा है तो आपको पता होगा, ये एक कोश के जीव होता है और ये गमन करता है, मतलब तालाबों में पाया जाता है और अपने कूट पाद के मदद से ये क्या करता है, ये करता है गमन। ठीक है, जब ये गमन करता है तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है, जो इसकी संरचना होती है, वो बिगड़ती बनती रहती है। तो जब ये बिगड़ती बनती रहती है, यदि इसमें रिक्तिका पाई जाएगी तो रिक्तिका कैसा होना चाहिए, आप खुद बताएंगे कि रिक्तिका संकुचनशील होनी चाहिए। यदि ठोस रिक्तिका होगी तो क्या इसको गमन करने में सुलभता होगी? नहीं, ये गलत हो जाएगा, है ना, सुलभता नहीं होगी। तो संकुचनशील रिक्तिका होना आवश्यक है अमीबा में। तो यही लिखा है, अमीबा में संकुचनशील रिक्तिका होगी, जो कि उत्सर्जन करती है ना, उत्सर्जन इसका कार्य है ना, उत्सर्जी पदार्थों का संग्रहण और उत्सर्जन करना। ठीक है, तो अमीबा में क्या करती है, उत्सर्जन करती है। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, तो आगे हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। आपको ये वन शॉट में रिकॉल कराया है, आपको ये चीजें याद रखनी है। ये फैक्चुअल डाटा है थोड़ा बहुत, तो आपको ये सीधे सीधे मतलब याद रखना है। ये जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का पावर हाउस बोलते हैं इसे, और इसकी खोज की थी बेंडा ने। लेकिन बेंडा यहाँ थोड़ा गलत लिखा है। अब हमने जैसे पढ़ लिया, अभी कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप बताएंगे तो किसने की, तो यहाँ पे आएगा केलीकर, है ना, हमने पढ़ा था केलीकर। तो वैज्ञानिक का नाम यहाँ ठीक कर लेंगे, यहाँ आ जाएगा केलीकर। ठीक है, और राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, जिसकी खोज किसने की, पैलाडिन है। ठीक है, तो पैलाडिन कण भी बोलते हैं इसीलिए राइबोसोम को। तो ये भी हो गया। अब लाइसोसोम की बात करें तो लाइसोसोम क्या है, ये है सुसाइडल बैग, मतलब आत्मघाती थैली। तो इसकी खोज किसने की, तो डी डुबे ने। वैज्ञानिकों के नाम है जिसे आपको याद रखने हैं, और इसके जो प्रमुख नाम जो पूछे जाते हैं उनके उपनाम वो दिए गए हैं, तो उसे भी याद रखने। ठीक है, अब गोल्गी बॉडी देखें तो गोल्गी बॉडी क्या करती, ट्रैफिक पुलिस है ना, और कैमिलो गोल्गी ने इसे खोजा है। और न्यूक्लियस की बात करें तो ये डायरेक्टर है, जिसे रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये फ्लूइड मोजेक मॉडल आपने पढ़ा। फर्स्ट मॉडल कौन सा था, तरल मोजेक मॉडल या फिर फ्लूइड मोजेक मॉडल। ठीक है, इसे सिंगर व निकोलसन ने प्रतिपादित किया था। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है। और हमने ये सब कुछ अभी लेक्चर में पूरा पढ़ा हुआ है, तो आपको ये सिर्फ A1 शॉर्ट में रिकॉल कराया है। ठीक है, तो आप लेक्चर आपको कैसा लगा आप बता सकते हैं। और हम इसमें थोड़ा एक चीज़ और बची है, तो इसको भी कवर कर ले रहे हैं हम। ये क्या है, कोशिकांगों का वर्गीकरण। यदि हम देखें, अभी हमने जो पढ़ा है उसको सिर्फ एक टेबल में याद करने के लिए एक टेबल बना दी गई है आपको, जिससे आपको सीधे सीधे डायरेक्ट याद रहेगा। ठीक है, अब दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग की बात करें तो डबल मेम्ब्रेन वाली झिल्ली युक्त कोशिकांग कौन से हैं, तो केंद्रक हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, लवक हो गया, है ना। आगे हम और भी कोशिकांगों के बारे में, कुछ कोशिकांग छूट गए हैं उनके बारे में हम थर्ड लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे ये लवक हो गया, ये क्या होता है, तो इसको थर्ड लेक्चर में कवर करेंगे, क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा ये वाला। इसीलिए इसे 2 पार्ट में, मतलब पूरी कोशिका को 3 पार्ट में, और ये जो कोशिकांगों वाला चैप्टर है इसे 2 पार्ट में कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, ये क्या है, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है ना, डबल मेम्ब्रेन। एकल झिल्ली युक्त देखें तो ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, अंतःप्रदव विजालिका बोलते हैं इसे। गोल्जी का है, लाइसोसोम, रिक्तिका, ये क्या है, एकल झिल्ली, मतलब इसमें एक झिल्ली यानी एक लेयर पाई जाएगी, और इसमें डबल लेयर पाई जाएगी। अब झिल्ली रहित, मतलब जिसमें झिल्ली नहीं पाई जाती, तो वो कौन से हैं, तो वो है राइबोसोम,
तारक का है, सिर्फ 2 हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये कुछ मतलब इम्पोर्टेंट बात थी और हमने जो समराइज किया चीज़ों को यहाँ पे इकट्ठा, है ना। तो ये अध्याय हमारा अभी समाप्त नहीं हुआ है, अभी इसका एक और लेक्चर आएगा, तो उस लेक्चर को हम देखेंगे और जो भी कुछ बचा होगा कोशिका चैप्टर में हम पूरा उसमें डिटेल में कवर कर लेंगे और अगले लेक्चर में अध्याय को पूरा समाप्त कर लेंगे, ठीक है। आपको वीडियो कैसा लगा, लेक्चर कैसा लगा, आप जरूर बताइएगा कमेंट में। और यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे आरआरबी ग्रुप डी के लिए जो संपूर्ण क्लासें आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं और पूरी फ्री हैं, क्लासें पूरी फ्री हैं, प्लेलिस्ट आपके लिए बना दी जाएगी। और आपको यदि इसके पीडीएफ या माइंड मैप चाहिए, क्या पीडीएफ और माइंड मैप चाहिए, तो आपको टेलीग्राम में मिलेंगे। और टेलीग्राम चैनल की लिंक कहाँ मिलेगी, तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, ठीक है। तो वहां से आप ज्वाइन कर लें और जो भी अपडेट आते जा रहे हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी हमारे चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।